हाय एंड वेलकम। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पाइनल डिजेनरेशन, या जो डिस्क है रीढ़ की हड्डी में किस तरह से खराब होती है, उसके क्या चरण हैं खराब होने के, इसको किस तरह से विभाजित या क्लासिफाई किया गया है, किस तरह से इसको मेडिकल साइंस समझती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और इन कारणों की वजह से किस तरह के सिम्टम्स कब कब मरीज को आते हैं। स्पाइनल डिजेनरेशन या डिस्क डिजेनरेशन की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो इसकी स्टेजेस हैं और इसके अलग अलग चरण हैं। तो अगर 0 चरण से स्टार्ट करते हैं, 0 स्टेज 0 का मतलब है नॉर्मल स्पाइन, नॉर्मल डिस्क। आपकी डिस्क साफ सुथरी है, आपकी डिस्क के अंदर जो न्यूक्लियस है और बाहर फाइब्रस टिश्यू या फिर एन्युलस फाइब्रोसिस है और ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। अगर किसी नॉर्मल आदमी की हम लोग एमआरआई स्टडी करते हैं तो इसमें बड़ा क्लियर कट ये डिमार्केशन दिखाई देता है। आप इस एमआरआई को अगर देखें तो इसमें ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि साइड्स जो हैं उसमें एन्युलस फाइब्रोसिस है और अंदर जो आप देख रहे हैं जो शाइनी है या जो चमक रहा है ये न्यूक्लियस मटेरियल है। और न्यूक्लियस मटेरियल शाइनी इसलिए है क्योंकि जो T2 इमेज आप देखते हैं उसमें वाटरी कंटेंट चमकता है और जो न्यूक्लियस है वो जेलेटिनस मटेरियल है या जेल जैसा बना हुआ है, तो इसमें काफी पानी का कंटेंट रहता है इसलिए चमकता है। और इस तरह से एमआरआई पे इसकी एक चित्र बनता है और जिसको हम समझते हैं। अब इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है या जो इसकी बनावट है, इसमें जब चेंजेस आते हैं तो उसको भी समझा जा सकता है, जबकि हम मापदंड के रूप में नॉर्मल क्या है इसको समझ सकते हो इस एमआरआई से। तो अब बात करते हैं अलग अलग चरणों में जिसमें कि डिस्क जो है वो डिजेनरेट होती है और खराब होती है। तो सबसे पहले पहला चरण या फिर डिस्क डिजेनरेशन स्टेज। अब इस स्टेज में क्या होता है कि आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो डिस्क है उसके अंदर हल्का सा जो पानी का कंटेंट है वो कम दिखाई दे रहा है। जो न्यूक्लियस है या जो जेलेटिनस सामान है वो सूखने लगा है। इस चीज को मैं पेशेंट्स को बहुत सिंपल करके समझाता हूं एमआरआई T2 पे कि अगर आप नॉर्मल एमआरआई से कंपेयर करेंगे तो आपको जो डीजेनरेटेड डिस्क हैं या जो डिस्क खराब होना चालू हुई है वो काली दिखाई देगी और जो आपको जो नॉर्मल डिस्क है वो रिलेटिवली ब्राइट या फिर सफेद दिखाई देगी। तो ये एक फर्क होता है स्टार्टिंग में। अगर बहुत ध्यान से देखा जाए और क्रॉस सेक्शनल कट्स पे देखा जाए तो ये दिखाई देता है कि कभी कभी जो एन्युलस है या जो बाहर की कवरिंग है जिसको जो फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है, फाइब्रस टिश्यू को आप ऐसे समझिए कि जैसे बहुत सारे छोटे छोटे वायर्स मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे कि जो अंदर का जेल मटेरियल है वो बाहर ना जाए। तो जो बाहर का जो एन्युलस है उसमें कोई माइनर छोटे मोटे क्रैक्स या कोई छोटी मोटी दिक्कत दिख सकती है, बट ज्यादातर जो एन्युलस की इंटीग्रिटी है वो इंटैक्ट रहती है या एन्युलस टूटता नहीं है ग्रेड डिजेनरेशन में। अब ये तो हो गई स्टेज 1। ऐसी स्टेज 1 की जो डिजीज होती है, कई बार जब किसी का एमआरआई कराते हैं तो ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। मतलब एमआरआई किसी और कारण के लिए किया जाता है पर उसमें दिखाई देता है कि डिजेनरेशन भी है। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पेशेंट को डिजेनरेशन है या स्टेज 1 की दिक्कत है वह कभी कभी मरीजों में दर्द ना करे और मरीज को पता ही नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। और कभी कभी माइल्ड थोड़ा बहुत कमर दर्द या इस तरह की चीजें मरीज को हो सकती हैं उस डिस्क की वजह से, क्योंकि अगर उसका पानी सूख गया होगा तो या पानी सूख रहा होगा कंपैरेटिवली,
तो वो प्रॉपरली शॉकर का काम नहीं कर पाएगी और ऐसे केस में फेसेट्स पे थोड़ा लोड पड़ सकता है और कुछ पेशेंट्स को पेन आ सकता है, पर ये हमेशा बहुत थोड़ा और ना के बराबर होता है, जो कि आराम से इलाज इसका किया जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, सारी समस्या शुरू स्टेज 1 से ही होती है, कोई भी स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4 में शुरू में नहीं होता। तो डॉक्टर साहब, इसके कारण क्या क्या होते हैं? क्यों किसी को स्टेज 1 डिजीज होगी? और स्टेज 1 डिजीज अगर होगी ही नहीं तो क्या हम ठीक रहेंगे? तो हम स्टेज 1 को कैसे रोकें? तो इस पे भी बात कर ली जाए कि स्टेज 1 के कारण क्या क्या है। एक कारण है जेनेटिक्स। आपको जेनेटिकली जो आपकी डिस्क्स हैं वो प्रोन है खराब होने के लिए। तो कई लोगों को जिनको डीजेनरेटिव डिजीज होती है, उनकी फैमिली में भी डीजेनरेटिव डिजीज हो सकती है। दूसरा कारण है एजिंग। उम्र के साथ कुछ लोगों में जो डीजेनरेटिव डिजीज होती है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि एज के साथ साथ हमारी स्पाइन कमजोर पड़ती है, जैसे हमारे घुटने कूले पड़ते हैं, इसी तरह से। तीसरा कारण होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग एक बहुत मेजर कारण है और स्मोकिंग को बहुत सारी स्टडीज में एसोसिएट किया गया है कि ये डीजेनरेटिव डिजीज का कारण बनती है। अगर आप स्मोक करते हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपकी स्लिप डिस्क जल्दी हो जाएगी और आपकी डिस्क जल्दी खराब होंगी। चौथा कारण है, अगर आपको ऑक्यूपेशन आपकी ऐसी है जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा बेंड करके काम करना पड़ता है या आपको एक ही पोजीशन में कमर को रखे रहना पड़ता है। अगर आप पूरे दिन सिटिंग जॉब करते हैं कंप्यूटर पे 10-12 घंटे 8 घंटे और आप रेगुलरली ब्रेक नहीं ले पाते, आपकी लाइफस्टाइल में काम ही इतना लंबा है कि 8-10 घंटे बैठना ही है, तो ऐसे ऑक्यूपेशंस भी स्लिप डिस्क या फिर डिस्क डिजेनरेशन को प्रीडिस्पोज करते हैं या फिर बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा एक कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट कारणों में से एक है ओबेसिटी। आपका वेट आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप रिलेटिवली आपका वेट ज़्यादा है, अगर आप बीएमआई के हिसाब से आपका वेट ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी एक कारण है कि आपकी लंबर डिस्क पे लोड पड़ेगा और वो खराब होने लगेगी। इसके अलावा एक कारण होता है लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है, जिसमें खान पान पे नियंत्रण नहीं है, आप वॉक नहीं कर पा रहे, आप अच्छी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे, आप कॉन्टिन्यूसली बैठे ही रहते हैं और फिजिकल एक्टिविटी लाइफ का पार्ट नहीं है, आपके लाइफस्टाइल में फ्रेश फूड नहीं है, तो भी चांसेस बनते हैं कि स्लिप डिस्क आपको हो जाए। इनमें से जो भी कारण हम कंट्रोल कर सकते हैं, सारे कंट्रोलेबल नहीं है। जैसे जेनेटिक्स कंट्रोलेबल नहीं है, जैसे कि एजिंग कंट्रोलेबल नहीं है, वो होगी ही, आपकी भी मेरी भी। पर कुछ चीज़ें जो कंट्रोलेबल हैं, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छा वेट, अच्छी लाइफस्टाइल, उनके बारे में सोचा जा सकता है। उनके प्रति हम सब लोग एकाग्रता से कार्यरत हो सकते हैं। चलिए, अब हो गया स्टेज 1। अब स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 का मतलब है, अब आपको डिस्क जो है वो प्रोट्रूजन करने लगी। मतलब कि जो आपका एन्युलस फाइब्रोसिस है, उसके कुछ फाइबर्स अब डेफिनेटली टूटने लगे और डिस्क अपनी जगह से हटके, जो न्यूक्लियस है वो प्रोट्रूड कर रहा है बाहर की तरफ और आपका एक तरफ से बल्ज कर रहा है, जिसको बल्जिंग कहते हैं या डिस्क प्रोट्रूजन कहते हैं। तो डिस्क बल्ज करके प्रोट्रूड करती है और प्रोट्रूजन की वजह से जो न्यूक्लियस है वो मटेरियल थोड़ा सा एन्युलस के फाइबर्स को तोड़ के उसमें घुस जाता है। अब माइंडेड, पूरे फाइबर्स अभी एन्युलस के नहीं टूटे हैं, जो बाहरी फाइबर्स हैं वो बचे हुए हैं, लेकिन क्योंकि इंटरनल फाइबर्स टूट गए हैं तो एनुलस वीक पड़ गया है और उसकी वजह से डिस्क बल्जिंग और डिस्क प्रोट्रूजन दिखाई दे रहा है एमआरआई पे भी, और हो सकता है वो नर्व की तरफ जाके नर्व को कंप्रेस भी कर रहा हो। तो ऐसे केसेस में, जैसे स्टेज 1 में कभी कभी माइल्ड पेन होता है, इसमें पेन बढ़ जाता है और पेन बढ़ने की वजह से पेशेंट को पैर में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है और सिम्टम्स काफ़ी होते हैं डिस्क प्रोट्रूजन के। अब प्रोट्रूजन में लेकिन ये अच्छी बात है कि अभी डिस्क मटेरियल बाहर नहीं आया है, तो अभी अंदर ही है। अब आती है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होता है कि फाइनली जो पूरा एनुलस फाइब्रोसिस है वो गिव वे कर देता है या फिर एक तरह से घुटने टेक देता है अंदर से बाहर आती हुई जेलेटिनस सब्सटेंस के अगेंस्ट, और वो फट जाता है
और फटने से जो अंदर का जेली मटेरियल होता है वो बाहर निकल आता है और बाहर निकल के नस के ऊपर दबाव करता है, और ऐसे केस में अच्छा खासा कंप्रेशन नस पर हो सकता है। तो यदि किसी को डिस्क एक्सट्रूजन हो जाता है तो बहुत सारा डिस्क मटेरियल नस को दबा सकता है और मरीज को ज़्यादातर एक्सट्रीम दर्द होता है, और कई केसेस में तो मरीज को कमजोरी, पैरों में वीकनेस, पैरालिसिस, ऐसे सिम्टम्स भी आने लगते हैं। तो ये स्टेज 3 है और काफ़ी खराब स्टेज है, इसमें पेशेंट को बहुत दर्द कभी कभी होता है। इसके बाद आता है स्टेज 4 या फिर सीवियर या एडवांस डिस्क डिजेनरेशन। इसमें क्या होता है कि डिस्क पूरी तरह हाइट जो होती है उसकी वो लॉस होने लगती है, और जो हड्डी है उसमें बोन स्पर्स बनने लगते हैं, और इसकी वजह से जो एग्जिटिंग नर्व रूट है उस पर कंप्रेशन हो सकता है। पेशेंट को बहुत लंबे समय से जो फेसेट है उन पर लोड पड़ने की वजह से बैक पेन हो सकता है, और कभी कभी एडवांस स्टेजेस में पेशेंट को इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, जिसमें कि पेशेंट को जब हम वो आगे झुकते हैं तो उनको कमर में दर्द हो, जब हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्सरे करा के देखते हैं तो उसमें हमें दिखता है कि जो रीढ़ की हड्डी है वो एबनॉर्मल तरह से मूवमेंट करके आगे या पीछे स्लाइड कर रही है, जिसको हम लोग लिस्थेसिस कहते हैं। इस स्टेज में पेशेंट को अत्यधिक दर्द होता है, और ये दर्द दवाइयों से, एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो रहा होता है। तो अगर आपकी दिक्कत को स्टेज 1 या 2 में है तो इसका इलाज बड़े आराम से दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, कायरोप्रैक्टिस से हो सकता है। लेकिन स्टेज 3 या स्टेज 4 में अगर आपकी दिक्कत है और दर्द अत्यधिक है तो नो डाउट दवाई, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें ट्राई की जा सकती हैं, पर चांसेस इस बात की भी होते हैं कि अगर ये काम नहीं करेगा तो हो सकता है आपके स्पाइन डॉक्टर आपको ये रेकमेंड करें कि आप सर्जरी की तरफ अग्रसर हो जाएं। आजकल ये सर्जरी सिंपल हो गई है पहले के मुकाबले। आजकल इसको माइक्रोस्कोप से या एंडोस्कोप से किया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आजकल मिलते हैं। कई सारी सर्जरीज लोकल एनेस्थीसिया में हो सकती हैं जिसमें बेहोशी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और पेशेंट इंस्टेंटली सर्जरी के 1 घंटे बाद ही चलने लगता है, फिट हो जाता है। तो अगर इस तरह की सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि कौन सी स्टेज पर हैं। जैसे डिस्क डिजेनरेशन स्टेज 1, डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोट्रूजन स्टेज 2, डिस्क एक्सट्रूजन स्टेज 3 और एडवांस डिस्क डिजेनरेशन स्टेज 4। तो ऐसी 4 स्टेजेस होने पर अलग अलग ट्रीटमेंट मरीज का किया जाता है। स्टेज 1 को आप कंप्लीटली रिवर्स भी कर सकते हो अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो। स्टेज 2 के कई सारे पेशेंट भी काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। लेकिन 3 या 4 में चांसेस इस बात के बनने लगते हैं कि हमें कोई एक्सटर्नल हेल्प करनी पड़ेगी, जैसे कि स्पाइनल इंजेक्शन है, लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी है, स्पाइन सर्जरी है। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं जिसमें आप किस स्टेज में हैं इसका आंकलन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस आंकलन से डिसाइड होगा कि आपके डॉक्टर आपको किस तरह का इलाज समझाएंगे, बताएंगे या उनकी नज़रों में आपके लिए ठीक रहता है। और इसका सबसे अच्छा आंकलन कि आप किस स्टेज पे हैं, इसका सबसे अच्छा आंकलन करेंगे आपके स्पाइन स्पेशलिस्ट, आपके स्पाइन सर्जन, आपके स्पाइन डॉक्टर। वो डिटेल में आपको चेक करेंगे, आपकी MRI रिपोर्ट्स देखेंगे, आपकी हिस्ट्री समझेंगे, आपका स्पाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, आपकी सारी क्वेरीज को आंसर करेंगे, और ये सब कुछ करने के बाद वो आपको बता पाएंगे कि क्या ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मैं सोचता हूँ कि इससे मैं कुछ स्टेजेस को क्लियर कर पाया हूँगा और मैं ये बता पाया हूँगा कि किस तरह से स्टेजेस आगे बढ़ती हैं और किस तरह से इलाज की पद्धतियां भी एडवांस्ड होती जाती हैं, सिंपल एक्सरसाइज और बेड रेस्ट से लेके स्पाइन सर्जरी तक। तो जिस भी स्टेज पर हो, मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूँ कि इसका इलाज संभव है। डिस्क डिजेनरेशन एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे के साथ आपको ज़िंदगी भर रहना है या आप ठीक नहीं हो सकते। बहुत सारे पेशेंट ठीक होते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बस ज़रूरत है कि आप अपने ट्रस्ट वाले डॉक्टर से मिलें और इलाज ज़रूर कराएं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, विश्वास रखिए।